प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। और स्वागत करूंगा आज एक स्पेशल स्वागत करूंगा बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर पूरे के पूरे यूट्यूब पर जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज की क्लास हमारी लाइव है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए। आज आपको लाइव पोल का लाइव अनुभव देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए, जितने हमारे ऑनलाइन साथी जुड़े हुए हैं और जितने भी ऐप के हमारे साथी हैं, वो सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। मैं आपका अपना साथी आज आपके लिए हफ्ते भर में आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं, जितनी भी चीजें आपने हफ्ते भर में पढ़ी हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा, विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, वो सारा चैप्टर, वो सारी चीजें चैप्टर 4 और चैप्टर 3, उन सभी चीजों का एक शानदार सा लाइव पोल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं। देखता हूं आज आपने कितने बच्चों ने पढ़ करके रिवीजन करके आए हो और आज इस लाइव पोल को शानदार दे करके अच्छे अच्छे अंकों से पास होते हो। तो चलिए फिर गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। और जितने भी हमारे साथी हैं, गुड मॉर्निंग आरती, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग रुचि, गुड मॉर्निंग सुधीर, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नवाब, गुड मॉर्निंग इरफान, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग पल्लवी, गुड मॉर्निंग राधिका, गुड मॉर्निंग आप सभी को, साथियों को। जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हुंकार 2025 में, जो पिछले कई सालों से लगातार क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, देता है और लगातार बच्चों को पिछले कई सालों से टॉपर्स दे रहा है। बिहार भूमि पर टॉपर्स देने वाले, स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर देने वाले एकमात्र जो हमारा प्लेटफॉर्म है, एकमात्र जो हमारा बैच है, वो है हमारा बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल का एक प्यारा सा हुंकार 2025। हुंकार 2025 में आप सभी साथियों का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट तरीके से, आप सभी का स्वागत। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव पोल। कॉपी पेन निकाल लीजिए। कॉपी पेन इसलिए साथ रखा करिए, जब भी आप टेस्ट दीजिए कॉपी पेन इसलिए साथ रखा करिए क्योंकि हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल हो, और न्यूमेरिकल फिजिक्स में आते रहते हैं, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको कॉपी पेन साथ में रखिए, उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और चारों ऑप्शन देख करके, मैं बार बार बच्चों से यही कहता हूं कि चारों ऑप्शन पहले देखिए, समझिए और फिर उसके बाद सही आंसर जो है उसको टिक मारिए। तो ये जो है आपका नंबर, जो जल्दीबाजी में आप नंबर गंवा देते हैं, उस नंबर से आप बच सकते हैं, वो नंबर आपको मिल सकता है और वो एक एक नंबर जुड़ करके आपको टॉपर बनाने में मदद करता है साथियों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, आज का आपका लाइव पोल सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सभी बच्चों को देखना है पहला क्वेश्चन कौन सा है और उसके बाद उसका सही आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। कितने बच्चे जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? अगर जानते हैं, वेबर होता है, गॉस होता है, टेस्ला होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? जल्दी बताइए। एसआई मात्रक पूछ रहा है, याद रखिएगा, एसआई मात्रक पूछ रहा है। क्या वेबर है, गॉस है, टेस्ला है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट तरीके से शेयर कर दीजिए पहले तो एक बार सभी साथी। पक्का जल्दी से बताइए। ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है बी। वेरी गुड, बहुत शानदार। 1438 बच्चों ने आंसर दिया है बी, यानी कि टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक प्यारे साथियों होता है टेस्ला। अगर आप नहीं जानते तो जान जाइए। अगर इसे प्रदर्शित करने की बात करें तो इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। गॉस भी होता है चुंबकीय क्षेत्र का, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है, सीजीएस मात्रक है। गॉस भी है लेकिन ये सीजीएस मात्रक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है, लेकिन ये सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। और एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ था। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर नहीं होता, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका एक और मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र के आपको मैंने कई सारे मात्रक पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक पढ़ाया था टेस्ला। गॉस होता है लेकिन एसआई पद्धति के नहीं, सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? तो याद रखिएगा ये सारी चीजें, भूलिएगा मत, एग्जाम में आपसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की किसने खोज करी थी? सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंट किया किसने, और एक्सपेरिमेंट करके किसने खोज किया था? आपको एक्सपेरिमेंट मैंने एनिमेशन के द्वारा दिखाया था
किस प्रकार से उसने एनिमेशन के द्वारा चीजों को समझाया था। मैंने आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई थी जब मैंने पढ़ाया था, तो पूरा एनिमेशन से चीजों को समझाया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी थी? एम्पियर ने करी थी, फ्लेमिंग ने करी थी, ऑर्स्टेड ने करी थी, या फैराडे ने करी थी? बताइए जल्दी से। 1655 बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि सर ऑर्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज किया था कि अगर किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा बहती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है, और अगर मैं चुंबकीय सुई को उसके निकट ले जाकर रखता हूं तो चुंबकीय सुई में हमें विक्षेप देखने को मिलता है, चुंबकीय सुई हिलने लगती है। तो ये चीजें हमने पढ़ रखी है प्यारे बच्चों, ये चीजें आपने पढ़ी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड एक सेकंड। एक सेकंड, कुछ नहीं हुआ। एक मिनट रुक जाइए बस। एक बार आपको ये क्वेश्चन फिर से करने का मौका मिलेगा, एक बार सभी बच्चे इसका फिर से जवाब दीजिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी थी? एक बार सभी बच्चे इसका फिर से जवाब दीजिए। एक बार शांति से बैठ जाइए, फटाफट फटाफट बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। चलिए बहुत शानदार, 2200 बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाले बल का मान होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, माने कि अगर मैं आवेशित कण को, क्षेत्र ऐसा बना हुआ है और इस क्षेत्र के समांतर प्रवेश करा दूं, क्यों आवेश को आवेशित कण को क्षेत्र के समांतर प्रवेश करा दूं, क्या बात है, मजा आ गया। 2000 बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर आया कि सर शून्य होगा। बिल्कुल सही। अगर मैं क्षेत्र के समांतर प्रवेश कराऊं या प्रति समांतर प्रवेश कराऊं तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, उस पर बल नहीं लगता, और जो हमारा आवेश होगा अगर उस पर बल नहीं लगेगा तो वो अचर वेग से चलता चला जाएगा, उसका वेग अचर होगा, फिक्स होगा। याद रखिए इस चीज को कि अगर कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर प्रवेश करता है तो चूंकि उस पर बल नहीं लगता, कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगता, तो उसका वेग अचर रहता है, उसी वेग से वो चलता चला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली प्रदर्शित करती है। भैया मध्यमा उंगली किसको प्रदर्शित करती है, जानते हो? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम याद करिए, पूरा डायग्राम बनाया था, याद है कि भूल गए? किसको प्रदर्शित करती है? धारा, चुंबकीय क्षेत्र, बल, या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन है आपके पास, फटाफट जवाब दीजिए। कुछ बच्चे अभी भी कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, कुछ बच्चे कह रहे हैं बल। ठीक है, तो भैया जो सी कह रहे हैं वो तो पूरा गलत है, बल तो होगा ही नहीं। तो 1444 बच्चों ने बिल्कुल सही कहा, धारा को प्रदर्शित करती है। हमने आपको बताया था कि अगर हम अपने दाएं हाथ की तीनों उंगलियां, मतलब सॉरी बाएं हाथ की अगर मैं तीनों उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तीनों परस्पर कैसी रहें, लंबवत रहें, तो हमारी जो मध्यमा उंगली होती है प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो हमारी तर्जनी उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो हमारा अंगूठा होता है चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा इस चीज को, तीनों चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। तो हमारा धारा को प्रदर्शित करती है मध्यमा उंगली, इस चीज को बहुत ही शानदार तरीके से डायग्राम बना के अगर एग्जाम में आए तो लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल की दिशा कैसे ज्ञात करी जाती है, इसका कौन सा नियम है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट सभी साथी। लॉरेंज बल आपको पता है ना, बल निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एक ही तरीका है बल निकालने के लिए, बल की दिशा ज्ञात करने का एक ही आपको नियम बताया है। वो नियम कौन सा है बताइए? बल की दिशा ज्ञात करने का एक ही नियम बताया है, जरा वो नियम बताइए। कल आपको 3 नियम पढ़ाया गया था, पेचकस का नियम पढ़ाया गया था, दाएं हाथ की हथेली का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ज्यादातर बच्चों ने कहा कॉर्क स्क्रू नियम,
प्यारे बच्चों, कॉर्क स्क्रू नियम नहीं समझे थे? कॉर्क स्क्रू नियम क्या है कि अगर किसी तार में धारा ऊपर की तरफ बह रही है, धारा ऊपर की तरफ बह रही है, और इस दिशा में, धारा की दिशा में अगर आप क्या करो, धारा की दिशा में अगर आप पेचकस लो और पेचकस को इस प्रकार से पकड़ के घुमाओ, तो पेचकस जो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे कोई स्क्रू होगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और पेचकस के चारों तरफ आप ऐसे पेचकस को टाइट करोगे, तो जो ये दिशा होगी ना, ये दिशा होगी घूर्णन की दिशा, वो आपका प्रदर्शित करेगी तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। घूर्णन की दिशा तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे बल का कंसेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे बल का कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, दाएं हाथ का कॉर्क स्क्रू नियम ये प्रदर्शित नहीं करता। आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है लॉरेंज बल की दिशा को बताता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जहाँ आपके लॉरेंज बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे अंगूठा जो है हमारा बल बताता है। अंगूठा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम में अंगूठा हमारा बल को बताता है, ठीक है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके बाद हम लोग लीडर बोर्ड देखेंगे, इसके बाद लीडर बोर्ड देखेंगे, ठीक है। क्या हो गया जी, आ रहा है सबका? वंदना आ रहा है, रोहित आ रहा है, सभी बच्चों को आ रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र है। चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे चुंबकीय बल का फॉर्मूला बताइए, तो क्या होगा, आप क्या बताओगे उसे? F इज इक्वल टू क्यू वी, ध्यान से पढ़ के देखना। F इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू वी साइन थीटा, या F इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी बी, या F इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा अपॉन में क्यू। वेरी गुड बेटा, आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ रखा है, क्योंकि क्लास में आपने सीखा था, आपने क्लास में सीखा था। तो 2138 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत शानदार, तालियां हो जाएं। एक बार लीडर बोर्ड देखते हैं, अब लीडर बोर्ड देखते हैं, जल्दी से देखते हैं लीडर बोर्ड। तो भैया लीडर बोर्ड में मोनू गुप्ता जो है हमारे टॉप पर चल रहे हैं, सिटी एंड मिठी दूसरे नंबर पर चल रही है, मुस्कान चौहान तीसरे नंबर पर है, फिर पी, बाबू पी नाम आधा है, पूरा नाम लिख लीजिए पी, प्रियंका कुमारी फिर है, फिर उसके बाद मोहम्मद आसिफ है, फिर रिया कुमारी है, स्वर्गलोक यादव है, मोहम्मद जुनैद आलम है, और नवनीत कुमार। इतने सारे बच्चे हमारे लीडर बोर्ड पे टॉप 10 में आ रखे हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत तालियां, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। निरंतर अपनी पोजीशंस को बनाए रखिएगा और मेहनत करते जाइए, ध्यान से चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा और सही उत्तर दीजिएगा, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं अब, आप सभी जानते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए कॉपी पेन भी निकाल लीजिए, सॉल्व करते रहिएगा। चलिए भैया आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो छठा नंबर हो गया, सातवां नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने, बताइए। इसको बहुत ध्यान से करना है, इसको आप कॉपी पेन में बनाओ, कॉपी लो, बनाओ और उसके बाद करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिजता तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र उदग्रता नीचे की ओर विद्यमान है, इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाएगा बल लगाया जाएगा। बिहार बोर्ड में 2018 में पूछा था, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में? क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए भैया। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ज्यादातर बच्चों का गलत होगा इसमें, ज्यादातर बच्चों का गलत होगा, ज्यादातर बच्चों का गलत होगा। मैं जानता हूं बेटा आप गलत करोगे, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये देखो, मैं कह रहा था गलत करोगे ज्यादातर बच्चे। देखो ये बच्चे कौन है, ये बच्चे आपको पता है कौन है? ये बच्चे जो सही किए हैं, इन्होंने कॉपी में बनाया, इन्होंने कॉपी में बनाया और देखा। कैसे सर? देखिए मैं आपको दिखाता हूं, समझो, देखो 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 क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है। पूरब दिशा आप जानते हो किधर होता है? जैसे अगर आप इस तरीके से लाइन खींचते हो ना, इस तरीके से अगर आप लाइन खींचते हो, तो ये आपका ईस्ट कहलाता है। कॉपी में खींच के देखिए, कॉपी में खींचिए, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये होता है प्यारे बच्चों। इधर तरफ ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। अब इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा प्यारे बच्चों, जो कि किधर गति कर रहा है? पूर्व दिशा में। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये किधर जा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पूर्व दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। तो मैं आपको पहले तो बता दूं, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाता है उसके उल्टे दिशा में धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है उसके उल्टे दिशा में क्या बहती है प्यारे बच्चों? बताया हो क्लास में आपको, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाता है उसके उल्टे दिशा में धारा बहती है। तो क्या आप धारा की दिशा जान पाए? इलेक्ट्रॉन अगर पूर्व दिशा में जा रहा है तो उसके पश्चिम दिशा में कौन बहेगी? धारा बहेगी, यानी आई बहेगी। आई धारा पश्चिम दिशा में बहेगी। बात समझ में आया? आगे क्या कह रहा है? एक चुंबकीय क्षेत्र उदाग्रता नीचे की ओर विद्यमान है, एक चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। अगर मैं बोर्ड में मानूंगा तो बोर्ड में मैं मानूंगा अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ।
कॉपी में आप लोगे तो कॉपी में नीचे की तरफ लोगे, ठीक है। विद्यमान है, इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। अब फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम खोलिए, फ्लेमिंग नहीं, अपना अपना बायां हाथ का नियम ले लीजिए, अपना अपना बायां हाथ खोलिए और बायां हाथ के नियम में धारा जो है, मतलब ये वाली जो बीच वाली उंगली है जिसे आप जानते हो कि धारा है, तो धारा की दिशा को आप किधर करोगे, धारा की दिशा आप उधर करो। देखो धारा की दिशा उधर करो। चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र बताइए, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बोर्ड के अंदर, तो इसे बोर्ड के अंदर ऐसे करो। धारा उधर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर यानी कॉपी के भीतर की तरफ है, और जो आपका बल लगेगा वो किधर लग रहा है, बल की दिशा किधर है बताइए। जो आपका अंगूठा है वो किस दिशा में है, अंगूठा आपका क्या उत्तर की दिशा में है या दक्षिण की दिशा में है बताइए, उत्तर की दिशा में या दक्षिण की दिशा में है। तो आप कहोगे सर जो हमारा अंगूठा है वो किस दिशा में है, साउथ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं है, साउथ की डायरेक्शन में है। जहां से आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में आया था तो बच्चों ने कहा कि सर रट्टा मार लेते हैं, तो जिस भी किताब से आपने इसे रट्टा मार लिया है ना वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो क्या होगा, दक्षिण दिशा में होगा बेटा, याद रखना इस चीज को, इस चीज को हमेशा याद रखना। आपका जो बल लगेगा वो दक्षिण दिशा में लगेगा। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाता है उसके उल्टा दिशा में धारा बहता है। अगर इलेक्ट्रॉन पूरब में जा रहा है तो धारा पश्चिम में बहेगा। धारा की दिशा को इधर करिए, धारा की दिशा को इधर, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, उदाग्रता नीचे की ओर, चुंबकीय क्षेत्र वाली उंगली नीचे की तरफ करिए, बल आपका अपने आप पता चल जाएगा किधर लगेगा, दक्षिण दिशा में लगेगा, ठीक है। तो याद रखिए इस चीज को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, 5 टेस्ला का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किसके बराबर होता है बताइए, 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बताइए बताइए। आपको पढ़ाया था चुंबकीय क्षेत्र में जितने भी आपके मात्रक हैं वो सारे मात्रक याद होने चाहिए। 5 टेस्ला का जो चुंबकीय क्षेत्र है किसके बराबर है बताइए जल्दी से। क्या 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर है या 5 गुणे, ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये तो बड़ा गजब सा ग्राफ बना दिए आप सब, तो बड़ा गजब सा ग्राफ बना दिए। हाँ इतना नहीं जान पाए भैया 5 टेस्ला, टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, 5 टेस्ला हो गया। अब 5 टेस्ला है तो टेस्ला का एक और एसआई पद्धति मात्रक अभी मैंने लिखा तो था, टेस्ला का एक और एसआई पद्धति में मात्रक मैंने और लिखा था, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई पद्धति का मात्रक मैंने लिखा था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर 5 टेस्ला है तो 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, 1 टेस्ला 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसी को मैं अगर लिखूं और किसके बराबर होता है, ये 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होगा, 5 न्यूटन प्रति एम्पियर के मीटर के बराबर होगा। 5 टेस्ला 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा और 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होगा। याद रखिएगा ये सारी चीजें, आसान तो है, मतलब इसका मात्रक वही है, चाहे टेस्ला में लिखो, चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में लिखो, चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में लिखो, इस सब का एक ही मात्रक है, सब सारे के सारे एक ही चीज के मात्रक है। किस चीज के मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक है। तो सब आपस में बराबर तो है ना, 5 टेस्ला 5 में 5 5 तो सब बराबर है, तो कौन सा आंसर सही होगा, ए नंबर सही होगा ना हमारा, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। डब्ल्यू भी लिखते हैं वेबर को, डब्ल्यू भी शॉर्टकट में डब्ल्यू भी लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुंबकीय क्षेत्र बी में बी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक, बल का व्यंजक बेटा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान से ऑप्शन पढ़ना, कंफ्यूजिंग हो सकता है इसलिए ध्यान से ऑप्शन पढ़ना बाबू। कह रहा है एफ इज इक्वल टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एफ एम इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में क्यू, एफ एम इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में क्यू। 1600 बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखते हैं एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं फटाक से, देखते हैं लीडर बोर्ड में कितने सारे बच्चे हमारे टॉप पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर है प्रियांशु कुमार, दूसरे नंबर पर है साइमा अनवरुल हक, और तीसरे नंबर पर है मुस्कान कुमारी, फिर है मुकेश कुमार, मोहम्मद आसिफ है, मोनू गुप्ता है, प्रिंस कुमार है, अंकित कुमार है, सिद्धार्थ यादव है और सुमित सिंह राजपूत। इतने सारे हमारे साथी लीडर बोर्ड पे टॉप 10 में आ रखे हैं, और मेहनत करते रहेंगे सारे बच्चे और आते रहेंगे, अपनी पोजीशंस को बचाए रखना। प्यारे साथियों याद रखिएगा, जीवन में कहीं पर भी हम पहुंच जाए अपनी पोजीशन को वहां पे मेंटेन रखना। एक बार अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ गए तो लगातार अपनी पोजीशंस को मेंटेन रखना जो है बहुत ज्यादा बड़ा टास्क है, ठीक है।
फर्स्ट आना बड़ा टास्क नहीं है, फर्स्ट तो मेहनत करके एक बार आ जाएंगे, लेकिन क्या उस पोजीशन पर बने रह पाएंगे? तो उस पोजीशन पर बने रहने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो आप भी अगर किसी भी पोजीशन पर हैं, उस पोजीशन से ऊपर जाने और उस पोजीशन पर बने रहने के लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर अब देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, सारे बच्चों का हो गया, सारे बच्चों ने समझ लिया। आपने ये समझ लिया कि अगर कोई भी वी वेक्टर से, याद एक चीज यहाँ पे बहुत समझाने वाली है और आपके समझने वाली भी है, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं वी वेक्टर को बी वेक्टर से क्रॉस करूं तो क्या होगा, और अगर मैं बी वेक्टर को वी वेक्टर से क्रॉस करूं तो क्या होगा, तो क्या होगा। देखिए, अगर आप v वेक्टर को b वेक्टर से क्रॉस करोगे, मान लो यहाँ पे ये v है और ये b है, ये v है और ये b है, ये v है और ये b है, v से b की तरफ क्रॉस करोगे, v से b की तरफ अगर क्रॉस करोगे, v टू b क्रॉस करोगे, v से b क्रॉस करोगे तो आप ऐसे जाओगे, देखो ऐसे ऐसे से ऐसे घूमोगे, v से b, तो आपका जो बल लगेगा आवेश पर वो किधर की तरफ लगेगा, आवेश पर जो बल लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, आपकी तरफ, बोर्ड के बाहर लगेगा, कॉपी के बाहर लगेगा। लेकिन अगर आप B से V की तरफ क्रॉस कर दो, B से V की तरफ क्रॉस कर दो, तो उसी आवेश पर बल किधर लग जाएगा, उसी आवेश पर बल किधर लग जाएगा, मान लो यहाँ Q आवेश है, उसी आवेश पर Q पर बल किधर लग जाएगा, B से V की तरफ क्रॉस कर दिया, तो B से V की तरफ क्रॉस कर दिया तो आवेश पर जो बल है वो बोर्ड के भीतर लग जाएगा। बोर्ड के भीतर लगता ही नहीं, बोर्ड के भीतर लगता ही नहीं, बोर्ड के बाहर लगता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। किधर लगता है, बोर्ड के बाहर लगता है, यानी कि अगर आवेश कोई क्यू है, अगर वो वी वेग से जा रहा है तो उस पर बोर्ड के बाहर की तरफ बल लगेगा, यानी कि हम उसको वी से बी की तरफ क्रॉस कराएंगे, बी टू बी ऐसे क्रॉस कराएंगे, तो हमारा जो बल की दिशा होगी वो अंगूठा की दिशा में होगी। बी से ऐसे देखिए, बी पर उंगली रखिए ऐसे और बी की तरफ ऐसे मोड़िए, बी की तरफ ऐसे मोड़िए, तो अंगूठा की जो भी दिशा होगी वो उस आवेशित कण पर बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, बल की दिशा बताएगा। ठीक है, तो V टू B होती है बल की दिशा, यानी V और B के दोनों के लंबवत होती है। याद रखिए इस चीज को, इस चीज को याद रखिए, बहुत ही काम की चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है, मैंने कहा था आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बिहार बोर्ड में 2018-2020 में पूछा हुआ है, इस साल भी पूछा हुआ था, इस साल भी पूछा हुआ था लॉरेंज बल। बताइए फटाफट जल्दी जल्दी, कौन सा होगा, ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, सी होगा, डी होगा। ध्यान से चारों ऑप्शन, चारों ऑप्शन ध्यान से देख करके तभी दबाना है। ठीक है, गलत नहीं करना है बाबू, सबको इसका आंसर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 3 बार एग्जाम में पूछा है, इस साल भी पूछा हुआ था। 1500 बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। ए नंबर के बच्चे ये तो बिना मतलब बता गए, अरे ये तो बिना मतलब बता गए, ये तो लॉरेंज बल है भी नहीं, मैंने कहा था ना ध्यान से बताना। देखो 495 बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान दिए होते तो आप इतने में जुड़ जाते, आपका भी नंबर ही नहीं सही वाले बच्चों में जुड़ जाता, लेकिन उन्होंने चाहा कि जीवन में कुछ अलग करेंगे। 495 बच्चों ने सोचा कि जीवन में कुछ अलग करते हैं ना, सब बच्चे बी दबा रहे हैं तो हम ए दबाएंगे, ये भी तो अलग वाली बात है कि नहीं, सब सही रास्ते जा रहे हैं तो हम कहीं अलग रास्ते जाके देखते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सोचा जीवन में कुछ बदलाव लाने का और इन्होंने बी दबाया, जो कि गलत था। ठीक है, तो भैया ये तो पिछला वाला था, 9वां नंबर क्वेश्चन यही तो था कि अगर कोई क्यू आवेश है वी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो उस पर बल लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये है लॉरेंज बल का फॉर्मूला थोड़ी है ये, लॉरेंज बल तो एक ऐसा बल होता है जहां पर अगर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों स्थित हो, एक ऐसी जगह जहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों स्थित हो और वहां पे कोई आवेशित कण गति करे वी वेग से, आवेशित कण वी वेग से गति करे तो उस पर जो है वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों कार्य करता है, और दोनों बलों का जो सदिश योग है वही कहलाता है लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल दोनों बलों के सदिश योग को कहते हैं, यानी क्यू ई प्लस में क्यू वी बी, क्यू कॉमन ले लिया बन गया लॉरेंज बल, सिंपल सा है। ठीक है, याद रखिए इस चीज को, भूलेगा मत। अब 495 बच्चे गलती मत करिएगा, किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है बेटा, 3 बार परीक्षा में पूछा है हुआ है। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। क्या बात है, 2000 से अधिक बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, वेरी गुड, बहुत शानदार। काफी सारे बच्चे कहाँ चले गए, काफी सारे बच्चे कम हो रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे क्या आप सब?
जवाब देते रहिए। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आ भी सकते हैं आने वाली आगामी परीक्षा में। आप सबकी परीक्षा बहुत, अब ये मत सोचिएगा कभी भी सर अभी तो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना बाकी है। हमेशा मन में ये रखा करिए कि परीक्षा मेरी कल है, और उसी स्पीड से, उसी जज्बे के साथ हमेशा तैयारी किया करिए कि मेरी परीक्षा मात्र 1 महीने में आने वाली है। अगर आप इस स्पीड से तैयारी करते हैं, इस जज्बे के साथ पढ़ते हैं, तो निरंतर आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि होता है ना कि आखिरी समय में इंसान ज़्यादा मेहनत करता है ना, जब 1 महीना परीक्षा को बाकी रहता है तो कितनी तेज मेहनत करता है। तो हमेशा मानिए कि मेरी परीक्षा 1 महीने बाद ही है, ठीक है। मेहनत आपकी जो स्पीड होगी वो आपकी डबल हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो भैया ये है हमारा क्वेश्चन। अगला देखिए, एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर होगा। भैया अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है आप जानते हो, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। यहाँ से V बराबर निकालने हैं, V बराबर निकालिए, टाइम आपके पास बहुत है, निकालिए V बराबर। E आपको दिया है, I दिया है, स्मॉल r दिया है, सब दिया है, आपको V निकालना है। बहुत आसान है बेटा, निकाल के देखो कॉपी में, जब तक नहीं निकालोगे नहीं आएगा, सीधी सी बात है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने गलत उत्तर दिया, बहुत शानदार। काफी बच्चों ने बहुत प्यारा सा शानदार तरीके से, 1200 बच्चा गलत कैसे हो सकता है जी, 1200 बच्चा गलत कैसे हो सकता है, आता ना अधिक गलती कैसे कर सकते हो जी। आगे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल दिया है 1.5 वोल्ट, यानी ई का वैल्यू दिया है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध दिया है 0.5 ओम, यानी स्मॉल आर का मान दिया है 0.5 ओम। अच्छा, और क्या दिया है, कह रहा है सेल से बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा, यहाँ पे आई का वैल्यू दिया हुआ है 1 एम्पियर दिया हुआ है। कह रहा है कि विभवांतर बताइए। आपको फॉर्मूला नहीं पता है, ई बराबर पता है ना, वी प्लस में आई इंटू में आर, ये पता है। यहाँ से आपको विभवांतर निकालना है, यानी का V का वैल्यू निकालना है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का आई आर, इधर आएगा माइनस का आई आर हो जाएगा, तो E माइनस का आई आर। E का वैल्यू कितना दिया है, 1.5 वोल्ट दिया है, तो E का वैल्यू देखिए 1.5 रख दिया, माइनस में I का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 रख दीजिए। स्मॉल r का वैल्यू कितना दिया है, 0.5 रख दीजिए। 0.5 का 1 से गुणा करिएगा कितना होगा, 0.5 का 1 से गुणा करिएगा तो 0.5 है ना, हो जाएगा। हाँ वही तो होगा ना, किसी भी चीज को 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू में 1.5 माइनस में 0.5। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे आप, माइनस साइन लगाओगे बीच में, और क्या कर दोगे भैया, यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, 0.5 बन जा 0.5 हो जाएगा। अब 1.5 में से आधा घट गया, 1.5 में से आधा घट गया तो आप भी जानते हैं 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट होगा ना इसका आंसर जी, 1 वोल्ट कहाँ है, बी नंबर है, बी नंबर है ना इसका सही आंसर। 336 बच्चे सही सही बताया, बाकी सब बच्चे लगाए ही नहीं। मैंने आपको टाइम भी दिया था, प्रॉपर टाइम दिया था, प्रॉपर टाइम। अगर आप ये सब नहीं निकालना चाहते, आगे पीछे नहीं रखना चाहते, तो बस जहां देखा करिए विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर, जहां भी देखा करिए टर्मिनल विभवांतर, फॉर्मूला लगाया करिए V बराबर ई प्लस ई माइनस में, सॉरी कितना है, ई माइनस में आई इंटू आर। बशर्ते बैटरी आपकी चार्ज ना हो रही हो, सेल आपकी चार्ज ना हो रही हो, सेल चार्ज ना हो रही हो। अगर आपका सेल चार्ज हो रहा होगा बाहरी किसी सेल से, तो आपका ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर सेल आपका बाहरी किसी सेल से चार्ज हो रहा होगा तो आपका फॉर्मूला लगेगा V इज इक्वल टू ई प्लस में आई आर। लेकिन अगर आप सेल को डिस्चार्ज कर रहे हो, यानी सेल से आवेश को ले रहे हो, तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा, आपका फॉर्मूला लगेगा प्यारे बच्चों कितना, V इज इक्वल टू ई माइनस आर। यही मेन फॉर्मूला है, ज्यादातर जगह पर आपका यही लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर जगह पे हम लोग सेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सेल को चार्ज नहीं कर रहे होते। तो सेल को चार्ज करिएगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अन्यथा सारी जगह पर यही फॉर्मूला लगता है। बेसिक ये वाला फॉर्मूला हमारा टर्मिनल विभवांतर के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र के सिरों पर मुझे विभवांतर बता दीजिए, वोल्टेज बता दीजिए कितना होगा। यहाँ पे विभवांतर कितना होगा, 2018 में पूछा है क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा है भैया, ऐसे थोड़ी। सारे क्वेश्चंस आपके जितने इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकते हैं परीक्षा में, उन्हीं को लेकर के आया हूं। आपका जो पहले दिन हम प्रॉमिस करते हैं
याद रखिए, जो पहले दिन आपसे प्रॉमिस किया जाता है बैच में एडमिशन लेने के लिए कि भाई साहब कि आपको टॉपर बनाना है, और टॉपर बनाने के लिए जो भी संभव हो सकेगा, जितनी मेहनत हो सकेगी, वो सारी हम लोग करते हैं आपके लिए। बस आपका एक परम कर्तव्य है कि बस लग करके मन लगा करके पढ़ना होता है, और मन लगा करके जितनी चीजें पढ़ाई जाए उसको रिवीजन करना होता है। तो भैया काफी बच्चों ने यहाँ पे देखो इसको सॉल्व ही नहीं किया। अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपको आंसर बड़े आराम से मिल सकता था, बट यू ट्राइड कि भाई साहब कुछ भी तुक्का मार देते हैं। देखिए, जीवन में कभी भी तुक्का हर चीज का आंसर नहीं होता। ऑप्शनल में ऑप्शन जब आपके पास दिखते हैं चार, तो आप अक्सर तुक्का मारने में क्यों यकीन रखते हो? क्यों अपनी पढ़ाई को आप वो नहीं करते? पढ़ाई पे आप ज्यादा फोकस करिए। हमने जो पढ़ा है, कंसेप्ट जो समझा है, उसे अप्लाई करें। हमेशा इस चीज पे ध्यान दिया करिए, जो कंसेप्ट समझा है उसको अप्लाई करें, ठीक है? तुक्का किसी चीज का आंसर थोड़ी होता है। अगर आप तुक्का मार के सोचो कि मैं सही कर लूंगा, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता, फिर नहीं सही हो सकता भैया। देखिए क्या कहा जा रहा है कि C1 बराबर C2 बराबर के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमने दो संधारित्रों को ऐसे श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ दिया। देखिए, ऐसे दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये C1 है 2 माइक्रोफेरेड, और ये C2 है हमारा कितना है 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। ये कर दिया। आगे क्या कहता है, उनके सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर आरोपित है। तो यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी 12 वोल्टेज की, 12 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी इसके सिरों पर, 12 वोल्ट की। चलिए सर, आगे क्या कहता है, 2 माइक्रोफेरेड वाले सिरे के बीच में विभवांतर कितना होगा, इसके सिरों के बीच में विभवांतर कितना होगा। तो यहाँ पे होता क्या है ना, ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट का कुछ हिस्सा यहाँ पे बढ़ जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ बढ़ जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज का बंटवारा होता है। तो यहाँ पे यही 12 वोल्ट, इसका कुछ हिस्सा यहाँ बढ़ जाएगा। मान लो कि V1 यहाँ बढ़ गया, हमने मान लिया V2 यहाँ बढ़ गया, किस तरीके से। और V1 और V2 का योग करेंगे तो 12 आ जाएगा, V1 V2 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। ये बात आप जान चुके हो। जरा मुझे ध्यान से बताइए, क्या हो गया? ध्यान से पहले इसको समझ तो लो, गलत करके आगे बढ़ा लें। एक बच्चा कह रहा सर नेक्स्ट करिए, तो बिना इसको गलत किए और इसको आगे कर दे, समझोगे नहीं इसे? हाँ, तो चलो V1 इज V1 और V2 दो, यहाँ पे जो वोल्टेज है यही हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है। अब क्या करना है हमें, पहले तो दिखाओ कि कितनी धारा बह रही है, कितनी धारा बह रही है। तो C1 और C2 अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। क्या आप इस फॉर्मूले से परिचित हैं श्रेणी क्रम के? श्रेणी क्रम के इस फॉर्मूले से परिचित है? बिल्कुल परिचित होंगे। 1/2, C1 की जगह क्या कितना रखोगे बेटा, 2 रखोगे। C2 की जगह प्लस में लगा के कितना रखोगे, 4 रखोगे। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 8 ले ले, 8 ले लेते हैं एलसीएम 4 और 2 का, 8 ले लेते हैं। 2 4 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। कितना हो गया बेटा, 4 और 2 6 हो गया, बटे में 8 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 2 3 जा 6, 2 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 4 जा 8, 4 बार में कट गया। आप चाहते तो 4 और 2 का एलसीएम 4 भी ले सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी खास। ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम 4 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने 8 ले लिया, 4 दूनी 8 हो गया, फिर उसके बाद 4 एकम 4 हो गया, 2 एकम 2, 4 और 2 6, और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कितना आ गया भैया, 1/C का जो वैल्यू आया है वो 3/4 माइक्रोफैरेड आया है। तो यहाँ से अगर मैं C का वैल्यू निकालूंगा तो C बराबर हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैरेड की वैल्यू हो जाएगी। C का वैल्यू तो हमें मिल गया ना। मतलब अगर मैं इन दोनों संधारित्रों को हटा दूं, इन दोनों संधारित्रों को हटा दूं और इनकी जगह पे एक संधारित्र का इस्तेमाल करूं, किसका इस्तेमाल करूं, एक ही संधारित्र का इस्तेमाल करूं, और उसके सिरों पर मैं कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ दूं, कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ दूं, 12 वोल्ट की, यही वाली। इन दोनों को हटा दिया, श्रेणी क्रम में जोड़े थे, तो हम उसकी जगह पे कितने संधारित्र का इस्तेमाल कर पाएंगे, कितनी धारिता का संधारित्र इस्तेमाल कर पाएंगे? C बराबर 4/3 माइक्रोफैरेड, C बराबर 4/3 माइक्रोफैरेड। तो भैया यहाँ पे इतना धारिता हो गई, इतनी धारिता और इतना वोल्टेज, इतनी धारिता और इतना वोल्टेज। तो देखा जाए कि इस बैटरी से कितना आवेश निकल रहा है। तो इस बैटरी से अगर आप आवेश की बात करोगे तो आवेश क्यू बराबर होता है C इंटू में V। C का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4/3, और वोल्टेज कितना आया है, वोल्टेज आया है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट आया है। 3 से कट गया, 3 4 जा 12, 4 चौके 16, कितना हो गया, 16 माइक्रो कूलम आ गया क्यू का मान। 16 माइक्रो कूलम हमारा क्यू का मान आ गया बेटा, क्योंकि माइक्रो फैरेड में दिया हुआ था तो हमारा वो माइक्रो कूलम में आ जाएगा। हम चेंज नहीं कर रहे। अगर चेंज नहीं करोगे तो आपका आंसर वैसे ही माइक्रो कूलम में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए सर, क्यू का वैल्यू भी हमें मिल गया। अब जब क्यू का वैल्यू मिल गया तो मुझे किसके सिरों पर निकालना है, यहाँ से क्यू आवेश चला, यहाँ से क्यू आवेश चला, कितना 16 माइक्रो कूलम का आवेश चला जा रहा है, 16 माइक्रो कूलम का आवेश चला गया भैया, इस C1 में गया। इस C1 इसका इतना दिया हुआ है, क्या मैं V1 निकाल पाऊंगा? मेरे पास इसमें इस संधारित्र में आवेश पता है कितना गया, इस संधारित्र की धारिता पता है, क्या इस संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज निकाल पाओगे?
V1 का वैल्यू निकाल पाओगे? बताओ जल्दी से। V1 बराबर कितना हो जाएगा? V1 बराबर हो जाएगा आपका तब C अपॉन में कितना, C अपॉन में कितना, V1 बराबर हो जाएगा आपका, C बराबर होता है Q अपॉन में V ना, C बराबर होता है Q अपॉन में V, तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन में C1। Q का वैल्यू कितना दिया है? Q का वैल्यू दिया है 16, Q का वैल्यू दिया है 16, Q का वैल्यू दिया है 16, मैंने यहाँ रख दिया 16। C1 का वैल्यू कितना दिया है? 2, C1 का वैल्यू दिया है 2, 2 रख दिया, 2 से कट गया, 2 8 जा 16, 8 वोल्ट आ गया प्यारे बच्चों। V1 का वैल्यू आ गया 8 वोल्ट, 8 वोल्ट आ गया। मतलब इसके सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी का इसके सिरों पर 8 वोल्ट कटेगा। तो देखिए 8 वोल्ट सी का मान है, कितना है? 8 वोल्ट है सी नंबर। देखिए 8 वोल्ट सी नंबर है। 223 बच्चों ने सिर्फ सही उत्तर दिया था सी, 8 वोल्ट, बाकी सारे बच्चों ने नहीं दिया। जबकि एग्जाम में आया हुआ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर इसके सिरों पर 1200 वोल्ट कर देंगे तो यहाँ पे 800 हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे आपका 1200 वोल्ट भी दे दे, तो 1200 वोल्ट दे देगा तो यहाँ पे आंसर आपका 800 वोल्ट हो जाएगा। और अगर 800 वोल्ट इसमें यहाँ पे बढ़ गया तो बाकी बचा हुआ इसमें कितना चला जाएगा? माने 800 इधर चला गया तो 400 इधर बढ़ जाएगा, तो 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के सिरों पर 400 वोल्ट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या हो गया? लॉन्ग मेथड क्या हो गया? कहाँ दिक्कत आ रहा है? किसी को कहीं दिक्कत है यहाँ पे? चलो सही है, सब सही है फिर। अच्छा आप ये देखिए, यही 12 वोल्टेज, यही सी वाला जब यहाँ से जाएगा इसमें जाएगा आवेश, जब इसमें जाएगा आवेश, जब इसमें आवेश जाएगा, तो बताइए इसमें कितना धारिता, इसमें कितना वोल्टेज बटेगा? बताइए इसमें कितना वोल्टेज बटेगा? 16 माइक्रो कूलम जा रहा है 4 माइक्रोफैरड में, 4 माइक्रोफैरड में कितना वोल्टेज होगा? V बराबर हो जाएगा Q बटे में C, V2 बराबर हो जाएगा Q बटे में C2। Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू कितना है? 16 माइक्रो कूलम, 16 रख दीजिए, बटे में C2 का वैल्यू कितना है? 4, 4 चौके 16, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 वोल्ट वहां पे बटेगा, 8 वोल्ट यहाँ पे बटा, 4 वोल्ट यहाँ पे बटा, 12 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई थी। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन था। आपने क्या किया? पहले तो इसका श्रेणी क्रम निकाल लिया। देखिए फिर से देखिए, इसका पहले श्रेणी क्रम निकाला, इन दोनों संधारित्रों का श्रेणी क्रम निकाला। श्रेणी क्रम निकाला, कितना आया? 4/3 माइक्रोफैरड आया, 4/3 माइक्रोफैरड आया। फिर आपने क्या निकाला कि आपको संधारित्र पता था, वोल्टेज पता था, आपने क्या निकाला? आवेश निकाला, कितना आवेश इस बैटरी से चला था। फिर मैंने कहा कितना आवेश अगर चला था 16 माइक्रोकूलम का, तो फिर पहले वाले में हमें संधारित्र पर कितना वोल्टेज बटा है वो बताओ। तो फिर हमें क्यू पता है, C1 पता है, तो V1 निकालना है। फिर मैंने कहा V1 बराबर Q बटे C1, हमने सॉल्व कर लिया, हमने सॉल्व कर लिया, आसानी से आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध ओम में बताइए। आंतरिक प्रतिरोध ओम में बताइए। क्या 0.5 होगा ओम, क्या 10 ओम होगा, या 2.5 ओम होगा, या 7 ओम होगा? बेटा परिपथ में बाह्य प्रतिरोध नहीं है, परिपथ में बाह्य प्रतिरोध 0 है, याद रखिएगा। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध जो है कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे 0 है, याद रखिए। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो? अगर इतना निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा तो क्या करोगे? 1103, ऐसे कितना कैसे गलती हो सकता है? 1000 बच्चा गलत करते सवाल देख करके। आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है, आर का वैल्यू पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल आपको दिया हुआ है, ई बराबर दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक है, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, आई का मान भी दिया हुआ है, दो कितना 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। फॉर्मूला पता है ना धारा का, फॉर्मूला पता है ना धारा का, आई बराबर कितना होता है? ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अगर कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध नहीं दिया है तो इसको 0 कर लो, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध नहीं दिया है, बाह्य प्रतिरोध दिया ही नहीं है ना, आपको सिर्फ आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करो, ई अपॉन में कैपिटल आर अगर 0 हो गया तो बचा सिर्फ स्मॉल आर, आई बराबर ई अपॉन स्मॉल आर। अगर ये नहीं समझ में आता, ये भी नहीं समझ में आता, तो ओम का नियम लगा देते यार। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई इंटू आर। ओम का नियम तो जानते हो ना, ओम का नियम तो जानते हो, V बराबर आई इंटू आर। वोल्टेज कितना दिया है? 2 वोल्ट दिया है, रख देते 2 वोल्ट। आई का वैल्यू कितना दिया है? 5 एम्पियर दिया है, रख देते 5 एम्पियर। आर प्रतिरोध निकालना है, स्मॉल आर यहाँ पे रख दो, प्रतिरोध निकालना है, तो स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा? 2/5 होगा ना,
5 गुणा है, इधर आएगा भागे में जाएगा, इधर गुणा है, इधर आएगा भागे में जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 2/5 कितना होता है? 0.4 होता है, 0.4 होगा। डिवाइड करके देखिए, 5 चौके 5 4 जा 20, 4 बार में कटेगा, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा? ए नंबर सही होगा, ये थोड़ी सही होगा। इतने सारे बच्चे गलत दे रहे हो। न्यूमेरिकल यार हल्का सा भी आ जाता है ना, डर जाते हो। हल्का सा भी न्यूमेरिकल आता है आप डर जाते हो, फॉर्मूला ही नहीं लगाते, वैल्यू ही नहीं पुट करते, सोचते हो बस तुक्का मार देंगे। ऐसे थोड़ी होता है, मैंने कहा था ना, सॉल्व किए बिना नहीं होगा। साइमा अनवरुल हक जो है पहले नंबर पर है, मोहम्मद आसिफ दूसरे नंबर पर है, मुस्कान कुमारी तीसरे नंबर पर, मुकेश कुमार, करिश्मा कपूर यादव, प्रियांशु कुमार, चिटी एंड मिठी, विकास कुमार, विश्वासजीत और विश्वजीत हैं, और अंकित कुमार। इतने सारे हमारे बच्चे लीडर बोर्ड पर टॉप कर रहे हैं, इतने सारे साथी टॉप कर रहे हैं। आप भी टॉप करते रहिए लगातार, और प्रयास करते रहिए। प्रयास जितना करोगे, हमेशा जीवन में जितना अधिक आप प्रयास करते हो, उतने ज्यादा सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपका प्रयास आप बहुत मैटर करता है, प्रयास कर रहे हो कि रुके हुए हो, और सही दिशा में प्रयास कर रहे हो कि नहीं, सबसे बड़ी बात। बीट स्टोन सेतु से मापा जाता है, क्या नापा जाता है बीट स्टोन सेतु से? क्या उच्च प्रतिरोध नापते हैं, निम्न प्रतिरोध नापते हैं, या दोनों मापा जा सकता है, या फिर विभवांतर नापते हैं? 2017 में आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा भी था। ज्यादातर बच्चे सी उत्तर दे रहे हैं, कुछ बच्चे एक आध दो ए भी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, और एक आध दो बच्चे डी भी बोल रहे हैं, क्या बात है, बढ़िया है। बेटा डी वाले तो बिल्कुल गलत हो गए, डी वाले तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु में तो हम लोग ने देखा है कायदे से, उसमें विभवांतर का तो कहीं रूल ही नहीं है। व्हीट स्टोन सेतु से तो हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं ना, कि अज्ञात प्रतिरोध है कितना, उसका मान निकालते हैं। ये सब चीजें कहां से निकालेंगे, विभवांतर अंतर कहां से आ गया जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। 15 मीटर लंबे और 6 गुणे 10 की घाते -7 वर्ग मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार में नगण्य धारा प्रवाहित करने पर तार का प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है। 5 ओम मापा गया, प्रयोगिता ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रो की वैल्यू ज्ञात करनी है। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं आपको, R इंटू ए अपॉन में एल। फॉर्मूला आप जानते भी हैं प्रतिरोधकता का, यही एक फॉर्मूला है ही, तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला आपको पता है, बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए सभी बच्चे। सही 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 उत्तर देना है सबको, ठीक है, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, पहली बात। भैया आसान है, सब चीज तो दी हुई है, वैल्यू रो की वैल्यू रख के निकाल लो। हाँ अभी ये भी नहीं हुआ, अभी ये भी नहीं कर पाए, ये कैसे हो गया जी? इतना आसान सा सवाल, फॉर्मूला भी बता दिया कि प्रतिरोधकता का फॉर्मूला रो बराबर राल होता है, ये तो क्लास में 100 बार बताया हूं। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला, यहाँ पे R का वैल्यू दिया है 5 ओम, प्रतिरोध हमें दिया हुआ है 5 ओम, ए का वैल्यू क्षेत्रफल जो दिया हुआ है मुझे, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 6 गुणे 10 की घाते -7। कॉपी में रखोगे नहीं तो कैसे आएगा? एल का वैल्यू कितना दिया है, 15 मीटर, लंबाई कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। अब इस सबका वैल्यू यहाँ पे रो कर रख के निकालो ना, रो इज इक्वल टू आर का वैल्यू रखो 5, 5 रखो, ए का वैल्यू कितना रखो, 6 गुणे 10 की घाते -7 रखो, एल का वैल्यू कितना रखो, 15 रखो। कुछ करना थोड़ी है, कुछ बदलना भी नहीं है, देखो कितनी आसानी से कट जाएगा। 5 से कटा 15 3 बार में, 3 से कटा 6 2 बार में, कितना आंसर आया, 2 गुणे 10 की घाते -7। मात्रक लगा देना ओम मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। आसान क्वेश्चन है, लगाने का प्रयास तो किया करो, फॉर्मूले रख करके वैल्यू पुट करके सॉल्व तो करो। बिना सॉल्व करे जीवन में आपको कभी कोई चीजें नहीं मिलेंगी, आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, एक कदम आगे बढ़ के। नई नई चीजों से डरोगे तो कैसे काम चलेगा, और ये नई चीज थोड़ी थी, आपको तो ये फॉर्मूला भी पता था, सब वैल्यू भी पता थी, डायरेक्ट रख करके सॉल्व करना था। देखिए डी नंबर ऑप्शन आपका सही आया, डी नंबर आपका कितना आया, डी नंबर है 2 गुणे 10 की घाते -7, आपका इतना आंसर आया, तो 168 बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, ये तो बता दो, प्लीज बता दो, इसको बताओ, सब सही 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 बताना है, सबको सही सही बताना है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है।
क्या बात, ये तो आपने सही बताया बिल्कुल कि 1 किलोवाट में भैया होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? अगर मैं किसी धातु का ताप बढ़ाऊंगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बताना है कमेंट बॉक्स में आप सभी को, जल्दी जल्दी बताइए। किसी धातु का ताप बढ़ाने पर राधिका बताइए कितना प्रतिरोध बढ़ेगा, जल्दी जल्दी बताइए सभी बच्चे। नूर बताइए, अर्चना बताओ, निशा बताओ, सोनू बताओ, सचिन बताओ जल्दी से, नितेश, प्रमोद, खुशी, रोहित, जल्दी जल्दी बताइए। अगर मैं ताप बढ़ाऊंगा किसी भी धातु का तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? क्या बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा या कुछ नहीं होगा? बिल्कुल सही, बढ़ता है प्रतिरोध। याद रखिए, टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। किरचॉफ का दूसरा नियम किससे संरक्षित करता है? किसको संरक्षित करता है? क्या कार्य को संरक्षित करता है, आवेश को, बल को या ऊर्जा को? दूसरा नियम की बात हो रही है, दूसरा नियम बताइए जरा से। लिख करके आपको सारी चीजें बताई थी, किसको संरक्षित करता है बताइए फटाफट। एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन, पूछा जाता है, बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए, किसको संरक्षित करेगा किरचॉफ का दूसरा नियम? वेरी गुड, बहुत शानदार, ऊर्जा को संरक्षित करता है। और अब आने वाला है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन से पहले लीडर बोर्ड में जितने बच्चे हमारे टॉप पे रह रहे हैं उनकी एक बार स्थिति देख लेते हैं, ताकि लास्ट में आपकी स्थिति अगर अचानक से परिवर्तित होती है तो फिर तो मजा आ जाएगा। तो पहले नंबर पर है मोहम्मद आसिफ, दूसरे नंबर पर है आरडीएस रतन मौर्य जी, तीसरे नंबर पर है साइमा अनवरुल हक और चौथे नंबर पर है मुकेश कुमार, मुस्कान कुमारी, रोशन कुमार, मुस्कान कुमारी। अच्छा, दो दो मुस्कान कुमारी फिर आ गई चलिए बढ़िया है, पिछली बार भी थी ना मुस्कान कुमारी दो दो लीडर बोर्ड पे। फिर प्रियांशु कुमार, करिश्मा कपूर यादव और सिटी एंड मिठी। टॉप 10 बच्चों की बात करें तो टॉप 10 बच्चे हमारे लीडर बोर्ड पर इतने सारे पॉइंट्स पा करके, विद्याकुल पॉइंट्स पा करके यहाँ पर टॉप पर बैठे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है, देखते हैं देखते हैं इसमें कितना अच्छा दिमाग लगाते हो। हथेली के नियम में चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर आपने हथेली का नियम पढ़ रखा है तो उसमें बताइए चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? हथेली के लंबवत ऊपर होता है, आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, या दाएं या बाएं, किधर होता है बताइए? चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है? हथेली के लंबवत होता है, हथेली के ऊपर, हथेली के नीचे, हथेली के पीछे, हथेली के आगे, किधर होता है? ज्यादातर बच्चों को मुझे सही आंसर चाहिए भैया, गलत नहीं चलेगा कोई भी। वेरी गुड बेटा, 1600 बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अभी भी पीछे आगे पीछे सब कर रहे हैं। ये वाले बच्चे, ये वाले बच्चे पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं जो आगे पीछे कर रहे हैं। आगे पीछे, आगे पीछे कहाँ होता है जी? अगर मैं तार लूँ, अगर तार में धारा प्रवाहित इस दिशा में हो रही है तो तार में धारा प्रवाह की दिशा में अगर मैं अपने अंगूठे को करूं और अंगूठे को समस्त उंगलियों के साथ लंबवत बनाऊं, लंबवत रखूं, और अगर मुझे इस पॉइंट पर इधर तरफ अगर कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसे मैं अभी उदाहरण देकर के समझाऊं। मान लो कि यहाँ पर एक तार है, तार में धारा ऊपर की तरफ बह रही है और तार के इस पॉइंट पर मुझे, तार के नजदीक इस पॉइंट पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यानी बी की डायरेक्शन अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? अपनी दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाऊंगा कि हमारा जो अंगूठा है वो समस्त उंगलियों के साथ लंबवत हो, तो अंगूठे की दिशा धारा की दिशा में हो और समस्त उंगलियां उस बिंदु की ओर केंद्रित हों जिधर तरफ मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो हथेली के लंबवत बाहर की तरफ होती है, हथेली के लंबवत बाहर की तरफ होती है। यही कहता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यही कहता है हमारा क्वेश्चन बस। तो हथेली के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत ऊपर की तरफ होता है। बात समझ में आ गई? चलिए लास्ट में एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। लीडर बोर्ड चल जा। लास्ट में हमारा लीडर बोर्ड आ गया है और देखते हैं आज के हमारे टॉपर, आज के हमारे टॉपर कौन है। तो आज के हमारे टॉपर हैं मोहम्मद आशिफ और इन्होंने 4122 स्कोर किया और सबसे हाईएस्ट स्कोर के साथ ही आज के हमारे टॉपर रहे हैं। पहले तो इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इन्होंने लिखा भी है, मैं विद्याकुल का छात्र हूँ, प्राउड स्टूडेंट ऑफ विद्याकुल। बिल्कुल, ये गर्व की बात है विद्याकुल के लिए भी कि आप जैसे अच्छे अच्छे बच्चे टॉप कर रहे हो और एक दिन जरूर नाम रोशन करोगे, ना सिर्फ अपने परिवार का, ना सिर्फ अपने समाज का, बल्कि विद्याकुल परिवार का भी, बिहार का भी और पूरे भारत का भी। तो प्यारे साथियों, इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहिए। आपकी मेहनत एक दिन आपका फल जरूर देती है, आज नहीं दे रही, कल नहीं दे रही। अगर आप लगातार कंसिस्टेंट बन करके लगातार एक नियत चाल से चलते रहते हैं तो एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप रुक जाते हैं, जैसे आपने कछुआ खरगोश की कहानी सुनी होगी, आपको क्या लगता है कछुआ और खरगोश की कहानी क्यों बनाई गई थी? कहानी इसीलिए बनाई गई थी ताकि उससे हमें सीख मिल सके
कि अगर आप तेज चल रहे हैं तो तेज चलना मायने नहीं रखता है, तेज चलते हुए कभी आपको रुकना नहीं चाहिए रास्ते में। अगर आप रुक जाओगे तो आपको धीमे चलने वाला भी हरा देगा। तो तेज चलते हुए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा तेज चलते रहें तो तेज उसी स्पीड से आगे बढ़ते रहें। विद्याकुल आपको निरंतर आपकी गति को बढ़ाता है, आपके ज्ञान को बढ़ाता है, हमेशा आपको आगे की तरफ बढ़ना सिखाता है। तो प्यारे साथियों, निरंतर आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अपने से बड़े जितने भी हैं उन सबका सम्मान करिए, अपने से छोटे जितने भी हैं उनको प्यार दीजिए, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करिए। मिलते हैं अगली कक्षा में सभी साथियों से, तब तक सब बच्चे अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।